नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो अभी हम इसके पहले पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा है, एक पहला क्लास वो आपका प्लेटो का था। अब आज की दूसरी क्लास जो है आपकी अरस्तू की होगी। इसमें हम देखेंगे कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे जो भी आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको भी चर्चा करेंगे और साथ में बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी और नेट सेट के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं वहाँ पे ये काव्य पाश्चात्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये अरस्तू से संबंधित है और अरस्तू ने ही एक स्टेटमेंट कहा था। क्या कहा था कि यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग में देखते हैं, इनका समय देखते हैं। अरस्तू का समय जो है इस समय दिया गया है, यानी 384 ईसा पूर्व से लेकर के 322 या 321 ईसा पूर्व समय यहाँ पर मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म स्थान की हम बात करते हैं, मकदूनिया इस्तगिरा नगर में पड़ता है ये, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम है विथियास या पाइथियस, इनका नाम बताया जाता है। और इनके गुरु का नाम प्लेटो है, जो कि इसके पहले हम उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, उन्हीं का ही टॉपिक पढ़े थे कि इनका जो गुरु थे वो प्लेटो थे, उनकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आइए और देखते हैं। यानी इनके जो शिष्य थे, शिष्य का नाम था सिकंदर। सिकंदर महान का नाम सबको ही सुना होगा। पिता का नाम इनका एक पिता जो थे, यानी इसको मिखो मार्क्स के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके पिता थे। इनका जो मूल नाम क्या था, अरिस्तो तिलेस, अरिस्टोटल भी कहते हैं। इनका जो नाम है अरिस्टोटल भी कहते हैं, अरिस्टोटल भी कहते हैं इनको। तो ये भी आपको इनको याद रखना है। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। अरस्तु के पिता मकदूनिया के राजा थे, ये भी एक पॉइंट है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, अरस्तु के पिता मकदूनिया कहाँ के राजा थे, तो ये आपके मकदूनिया के राजा थे। दूसरा क्वेश्चन है, सिकंदर के दादा अभियूतस द्वितीय के राज वैद्य थे। जो सिकंदर के दादा थे अभियूतस द्वितीय के ये राज वैद्य थे, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाएं के बारे में। रचनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, तो कई बड़े एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहली इनकी रचना है पेरीपोइतिकेस। ये काव्य शास्त्र है, 330 ईसा पूर्व में इसको लिखा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके इसमें जो पेरीपोइटिस जो रचना है, इनके 26 जो है अध्याय बताए गए हैं और 50 पेज टोटल, उसमें कुछ 50 पेज दिए गए हैं, तो ये भी आपको वहाँ पर याद रखना है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। और इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले महाशय थे वो कौन थे? अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो थे, इनका नाम है टी विंस्टैनली जो है इनका अनुवाद किया था। अनुवाद के बाद इनका जो नाम दिया गया था, ठीक है, ऑन पोइटिक्स, इसको 1780 ईस्वी में इसका जो है नाम परिवर्तित करके रख लिए गए। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये नाम भी बताया गया है। दूसरी इनकी जो रचना है बड़ी महत्वपूर्ण है। इनकी रचना भाषा शास्त्र से संबंधित है, यानी टेक्नेस रिटोरिकेस, ये भाषा शास्त्र से संबंधित, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए, भाषा, भाषण एवं भावों का इसमें वर्णन किया गया है। इस जो आपकी बुक दी गई है इसमें इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
अगला हम देखते हैं वसीयतनामा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी गई है। वसीयतनामा दास जो प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र दिया गया था। तो ये पूछा जाता है कि वसीयतनामा में आपको ये बताना है कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दास प्रथा से संबंधित जो है इस चीज़ का वर्णन यहाँ पर किया गया है वसीयतनामा। तो आपको बिल्कुल 100% इसको याद रखना है। अगर याद रखते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। अरस्तु के अब आते हैं हम सिद्धांत के बारे में करते रहते हैं, कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए थे, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में इसके सिद्धांत ही पूछे जाते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, तो उनकी भी साथ में हम चर्चा करेंगे। और कुछ टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे सिद्धांत की बात करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अरस्तु ने सिद्धांत दिया था अनुकरण का, वो प्लेटो से वही भिन्न है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है काव्य शास्त्र पर अरस्तु की 2 पुस्तकें, रिटोरिक और पोएटिक, ये लिखी गई हैं। तो याद रखना है काव्य शास्त्र पर, यानी काव्य जो शास्त्र है उस पर रिटोरिक और पोएटिक 2 पुस्तकें लिखी गई हैं। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं भारतीय काव्य शास्त्र का प्रारंभ यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, जिसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का निर्माण काल माना है। तो यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से मानते हैं, जिसे हमारे भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि रस के जो निर्माता हैं, वो नाट्यशास्त्र का निर्माण काल अर्थात नाट्यशास्त्र जो था वहीं से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है पोइटिक्स के पश्चात काव्यशास्त्र का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। पोइटिक्स को पश्चात काव्यशास्त्र का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पोइटिक्स के 2 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग आपका हो गया पोइटिक्स में, पहला है नाटक, ट्रेजेडी और महाकाव्य, एपिक दिया गया है। द्वितीय में क्या दिया गया है, दुखांत नाटक, कॉमेडी, यानी आप जानते हैं कॉमेडी होगा, तथा अन्य काव्य भेद भी इसके बताए गए हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अरस्तु की दूसरी पुस्तक रेटिक्स अलंकार या व्यक्तित्व कला पर है, जिसमें गद्य में दिए गए भाषणों के अलंकार और प्रभाव शीतलत्व पर विचार है। ये भी अरस्तु की दूसरी पुस्तक जो है रेटिक्स अलंकार या व्यक्तित्व कला पर है। वो भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें किसमें बताई गई हैं। आइए दोस्तों अगला बात करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए अरस्तु के विचार से कवि या रचयिता और कथा वस्तु की रचना करता है। कवि जो है रचयिता है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, अरस्तु के विचार से कवि रचयिता है। कवि जो है वो रचता है और कथा वस्तु की रचना करता है। जो कथा वस्तु होती है उसकी रचना करता है। कथा वस्तु को यह प्रत्यक्ष जीवन से ग्रहण करता है। यही कथा वस्तु महाकाव्य की आत्मा मानी जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है अरस्तु के विचारों से काव्य का उद्देश्य आनंद प्रदान करना एवं अपने ढंग से उपदेश देना है। अरस्तु के विचार से काव्य का उद्देश्य आनंद, ये भी पूछा जाता है कि काव्य का उद्देश्य क्या है यहाँ पर। तो काव्य का उद्देश्य क्या है, आनंद है। काव्य का उद्देश्य आनंद, अपने ढंग से उपदेश देना, किसका विचार है, अरस्तु का विचार है। इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन भी यहाँ पर बना कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरस्तु के विचार से काव्य रचना 2 कारणों से होती है। प्रथम, मनुष्य की अनुकरण की प्रवृत्ति है। दूसरा कारण भी हम लोग कई तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण है क्या है, अनुकरणात्मक कार्यों और रचनाओं में अभिरुचि। दूसरा कारण क्या है, अनुकरणात्मक कार्यों और रचनाओं में अभिरुचि रखना। ये भी इसका एक कारण बन सकता है। चलिए आगे आते हैं।
आगे हम बात करते हैं अरस्तु के काव्य। अरस्तु के काव्य के जो भेद हैं वो 3 माने गए हैं। पहला है विषादांत नाटक ट्रेजेडी, दूसरा प्रसादांत नाटक कॉमेडी, तीसरा है महाकाव्य एपिक्स। तो ये 3 तरह के आपको याद रखना चाहिए। आगे याद करते हैं विषादांत नाटक 6 तत्व हैं इसमें से। कौन कौन से? पहला है आपकी कथा वस्तु है, स्लॉट बोलते हैं, दूसरा है चरित्र करेक्टर बोलते हैं, तीसरा है भाषा शैली जिसको हम लोग डिक्शन बोलते हैं, भाषा शैली को हम क्या बोलते हैं? डिक्शन बोलते हैं। चौथी है विचार थाट, यानी चौथी है विचार थाट है। पांचवी है प्रदर्शन एस्पेटिकल होता है। छठवां होता है संगीत। तो इस तरह से इसमें जो दिए गए हैं, यानी इसमें जो दिए गए हैं 6 तरह से बताए गए हैं। विषादांत नाटक के 6 तत्व कौन से हैं? कथा वस्तु हो गया, पहला कथा वस्तु हो गया, कथा वस्तु, चरित्र, ठीक है, शैली और विचार और थाट प्रदर्शन। इस तरह से यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हम बात करते हैं कथानक में आई मध्य अंत होती है। कथानक में आदि, शुरू में, मध्य और अंत, ये 3 तरह की इसमें होती हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक एवं भय होता है। क्या होता है? शोक एवं भय होता है। नेक्स्ट है अरस्तु ने विषादांत नाटक ट्रेजेडी को महाकाव्य से बढ़कर माना है। अरस्तु जो है विषादांत नाटक ट्रेजेडी को महाकाव्य से बन करके माना है। यद्यपि महाकाव्य में 6 हैं जो क्या दिया गया है? विषादांत नाटक में है प्रसादांत नाटक कॉमेडी। तो यहाँ पर आपने देखा अलग अलग दिए गए हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? प्रसादांत नाटक कॉमेडी में क्या आता है ये भी हमें यहाँ पर सीखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से पढ़ना है हमें और तैयार करना है पूरा चीज़ें। इसमें दिए गए ये प्रायः हास्य व्यंग प्रधान होते हैं। हास्य मतलब हंसी मजाक वाले। इसमें दोषपूर्ण जीवन और चरित्रों का अनुकरण किया जाता है। इसमें जीवन की दुख और संकटपूर्ण परिस्थिति का प्रदर्शन न होकर के सुखमय हास्यजनक उल्लासमय दृश्यों का प्रदर्शन होता है। इसमें दर्शकों के मन में हंसी उत्पन्न होती है, किसी को दुख पहुंचाने का उद्देश्य इसमें नहीं होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें किसी को दुख या हार्ट पहुंचाने का कोई किसी तरह का नहीं। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी महाकाव्य एवं कॉमेडी ये जो है एक तरह से बताई गई है। अब आगे देखते हैं अरस्तु के अनुसार महाकाव्य में मुख्य रूप से 4 अंग बताए गए हैं। कथा वस्तु, चरित्र हो गया, चरित्र तत्व हो गया और पदावली आदि। अरस्तु ने त्रासदी ट्रेजेडी की तुलना करते हुए महाकाव्य के इन 4 अंगों की बात करी है। तो कौन कौन से हैं वो 4 जिसमें उन्होंने तुलना की है? पहले है हम बात करते हैं कथा वस्तु आते हैं। कथा वस्तु की चर्चा की है। पहला कथा वस्तु यानी महाकाव्य की कहानी या घटना है। महाकाव्य की जो मुख्य रूप से घटनाओं पर क्रम और संघर्ष को दर्शाता है। दूसरा है पहले कथा वस्तु का, दूसरा चरित्र। महाकाव्य में पात्रों के चरित्र, उनके भेद और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होता है। विचार तत्व क्या होता है? ये महत्व में व्यक्त किए गए विचारों, मूल्यों और प्रदर्शन को दर्शाता है। इस तरह से अगला जो है पॉइंट वो भी हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें से? अगला पॉइंट ये है कि पदावली भाषा जो है इसको हम देखते हैं। तो ये महाकाव्य में उपयोग की गई भाषा शैली और अभिव्यक्ति का रूप है। अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी में भी 4 अंग होते हैं जो निम्नलिखित, जो इसके अतिरिक्त दृश्य विधान और गीत भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो भी इसमें दिया गया है। आगे आते हैं। अब कुछ विचार दिए गए हैं। अरस्तु के विचार से अनुकृति वास्तव में कल्पना द्वारा जीवन की पुनः सर्जना है, ये उन्होंने कहा था। अरस्तु ने कहा था अरस्तु ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही ज्ञानपूर्ण है। अनुकरण और विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
देखिए, नोट बनाना है तो आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ साथ नोट बनाते जाएंगे तो एक बार बना लेंगे तो कई 2 सालों के लिए हो जाएगा, आपका ये काम हो जाएगा। अगला देखते हैं, कला प्रकृति का अनुकरण करती है। कला जो होती है प्रकृति का अनुकरण करती है, ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? ये अरस्तु ने ही कहा था। अगला देखते हैं, अरस्तु के अनुसार दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर रूप तथा कुछ विस्तृत, जिसकी भाषा और रचना के विभिन्न भागों में पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में विभूषित हो, आख्यात के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों को उचित विवेचन करें। तो ये दुखांत है, दुखांत में ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अगला बात करते हैं, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक उच्चतर वस्तु है, क्योंकि ये सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है। इस विशेष को सामान्य से अरस्तु का आरंभ कर क्या है? अरस्तु का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्य अथवा आवश्यकता के अनुसार किसी आचरण करेगा, कैसा आचरण का ऐसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ बताया गया है। तो अरस्तु ने ये बताया है कि काव्य जो होता है, कविता इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य समानता की सिद्धि करता है। आगे हम बात करते हैं, अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया। ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की। अरस्तु के अनुसार अनुकरण वस्तु का उत्पन्न रूपांतरण है। अरस्तु के अनुसार कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। तो ये चीजें आपको भी यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के स्थायी और विशेष धर्म को छोड़ करके उसके स्थायी और समान धर्मों को अभिव्यक्त करती है। ये आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार कलात्मक ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्षीकृत रूप में मानव जीवन का अर्थ, चरित्र, प्रभाव और कार्य व्यापार का आदर्शकृत प्रतिरूप है। अब इसमें देखते हैं, अरस्तु के अनुसार फिर से यहाँ पर आ गया पूर्ण ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। अनुकरण सिद्धांत है। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है। क्या है? इन्होंने बताया है कि ये जो सिद्धांत है ये प्लेटो से भिन्न है। अगला है, नेक्स्ट है जो हम बात कर रहे हैं, ये प्लेटो की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि जो अरस्तु थे, हम अरस्तु की ही बात कर रहे हैं, तो प्लेटो से इनके जो विचार थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि प्लेटो के विचार अरस्तु के विचार से काफ़ी भिन्न हैं, और ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आने वाले एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसके अनुसार हमें भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है अपडेट बहुत ज़रूरी है, और अनुकरण सिद्धांत जो है उससे भिन्न है। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि कविता इस संसार की हूबहू नकल नहीं है, बल्कि उसकी सर्जना, यानी सर्जना का अर्थ होता है, अगर आप पढ़ रहे होंगे, सर्जना का अर्थ ये होता है कि किसी चीज़ को और बेहतर कैसे बनाया जाए, यानी हूबहू नकल नहीं है, कॉपी नहीं की, बल्कि उसकी सर्जना है, यानी उसको और कितना अच्छा हम बना सकते हैं। कला, यानी आगे दिया है, कला या कवि तीनों में से किसी एक का अनुकरण करती है। कला जो होती है, कवि तीनों में से किसी एक का अनुकरण करती है। जैसे अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये जो दिया गया है पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें जैसी थी या जैसी हैं। दूसरा है जैसा उनको समझा जाए। तीसरा है जैसा उनको होना चाहिए। सारे स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अनुकरण में अनेक नवीन संभावनाएं विद्यमान होने के कारण अनुकरण सर्वथा मान्य है। ये भी अरस्तु का है। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। विरेचन चिकित्सा शास्त्र और
यहाँ पर दिया गया है, विरेचन हो गया, कॉमा चिकित्सा शास्त्र हो गया, मल निष्कासन गंदगी निकालना, ये आदि इसमें दिए गए हैं। कला क्षेत्र में विरेचन करुणा एवं भय को निष्कासित कर उसका परिष्कार करता है। आगे देखते, अरस्तु ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु का लास्ट स्टेटमेंट है। जो अरस्तु थे बहुत एक तरह से ज्ञानी थे, जो कि अपने समय के, और ये कभी इंटरफेयर किसी बात में नहीं करते थे। चलिए देखते हैं। अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने अपनी गुरु प्लेटो के विपरीत जाते हुए कहा, कला करुणा भय और आदि के कारण मन को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वह विकृत मनोभावों को पूर्ण कर देती है। तो निष्कासित कर हृदय में दया, ममता, सहानुभूति, सेवा आदि का भाव जगाती है, और ये समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी भी है। तो ये आपका लेक्चर था। हमने इसको अच्छे से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है कि बन जाएगा, और सब लोग इसको क्या है अच्छे से देख लेंगे। आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए रामबाण साबित होगा। इसको कई बार आप देख सकते हैं, या आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। इसका जो वीडियो कई बार डिवाइड करके देखिए, इसका नोट्स बनाइए, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।